तो ये सेकंड केस देखिए, नेशस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इशूड स्टेटमेंट, ये हो गया था, सॉरी रिवर्स चार्ज पे थे ना हम। रिवर्स चार्ज में फोर्थ हेडिंग पर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Mr. A received goods on 10th July and made the payment on for the same on 9th July. मतलब आपके पास तीनों डेट्स अवेलेबल हैं अभी। गुड्स रिसीव कभी किए 10th जुलाई, पेमेंट कब हुआ है 9th जुलाई, और 30 डेज आफ्टर द इनवॉइसेस 31st जुलाई। तीनों में से पहले कौन सा है? 31st जुलाई, 10th जुलाई, 9th जुलाई। सो योर आंसर विल बी डेफिनेटली 9th जुलाई। वेरी गुड सुप्रिया, गुड जॉब। तो आपका आंसर होगा लास्ट जो ऑप्शन है उसका आंसर है आपका 9th जुलाई। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड फर्म रिसीव्स सर्विसेज फ्रॉम, अभी ये सर्विसेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ध्यान देना, इसमें सिर्फ दो ही डेट्स होती हैं। इसमें डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स वाला डेट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से। सी रिसीव कर रहे हैं सर्विसेज और वो रजिस्टर्ड फर्म है। किससे रिसीव कर रहे हैं? रमन एंड कंपनी, एडवोकेट फर्म है, छोटी सी एक फर्म होगी शायद, इसीलिए वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो मतलब जब हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं और हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जब हम रिसीव करते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में हमने टैक्स भरनी पड़ती है, हम मतलब रेसिपिएंट। तो यहाँ पे डेट्स भी कौन सी एप्लीकेबल होंगी, रूल्स भी किसके एप्लीकेबल होंगे? रिवर्स चार्ज। द फर्म इशूड इनवॉइस टू सी लिमिटेड ऑन 1st जुलाई 2017। लेकिन याद रखो, अब मुझे इनवॉइस का डेट नहीं लेना है, इनवॉइस के डेट में 60 डेज ऐड करने हैं। गाइस प्लीज रिमेंबर, सर्विसेज के टाइम पे 60 डेज होता है, 30 नहीं होता है। अब मुझे कोई 31st जुलाई नहीं बोलेगा, ओके मतलब इस 1st जुलाई में 31st जुलाई तो 30 डेज होगा, उसमें और 30 डेज ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 अगस्त। समझ आया? अब इस डेट को मुझे 30 अगस्त करके लेना है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन इंडिपेंडेंट केसेस। सी मेड द पेमेंट ऑफ द टू द फर्म ऑन 15th अगस्त। अब आपके पास दो डेट्स हैं, पेमेंट की डेट 15th अगस्त एंड 60 डेज आफ्टर द इनवॉइस 30 अगस्त। बताइए आपका फाइनल आंसर क्या है? 15th अगस्त। वेरी गुड। हाँ, इंडिपेंडेंस डे, ये देखिए 15th अगस्त इज माय फाइनल आंसर। अच्छा, सेकंड का आंसर कौन बताएगा? सेकंड, सी मेड द पेमेंट टू द फर्म ऑन 11th सितंबर। लेट मी सी हु आंसर्स। यस, सेकंड केस में हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? रिंकू, रिंकू ओके, हाँ हाँ, अभी बराबर आंसर दिया, वेरी गुड। रिंकू, सुप्रिया, वेरी गुड। और कोई आंसर? सो दे हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, दैट इज 30 अगस्त। 30 कैसे? देखो ध्यान से देखो, पेमेंट वाली डेट कौन सी है? 11th सितंबर। और सेकेंड डेट कौन सी होती है? 60 डेज आफ्टर द इनवॉइस। इनवॉइस मतलब 1st जुलाई, उसमें 60 डेज ऐड करोगे तो 30 अगस्त होता है ना। तो 30 अगस्त एंड 11th सितंबर, देयर आर टू डेट्स, दोनों में से अर्ली डेफिनेटली हमारा आंसर 30 अगस्त है, क्योंकि दोनों में से अर्ली 30 अगस्त है। सो ग्रेट जॉब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल आई थिंक 10 क्वेश्चंस हैं, फिर हमारा हो जाएगा। अभी एक मिनट, हाँ क्या लिखा हुआ है ये? एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड लंदन इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा, मतलब आपको याद है मैंने आपको बताया था, जब आप सर्विसेज रिसीव करोगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, ठीक है, वो वाला केस है ये। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड लंदन इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड फर्म है, receives the services from Y Limited, an unregistered firm, and
अनरजिस्टर्ड फर्म, अभी ये अनरजिस्टर्ड फर्म सर्विसेज दे रहा है रजिस्टर्ड फर्म को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रूल लगता है यहाँ पे. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस. एक्स लिमिटेड रिकॉर्डेड द लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 जुलाई एंड पेमेंट इन द नेक्स्ट मंथ. दो ही डेट्स होती हैं इसमें भी. एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जब भी आप सर्विसेज ले रहे हो और आप रजिस्टर्ड हो, सर्विसेज देने वाला अनरजिस्टर्ड है, कभी भी दो ही डेट्स लगती हैं. कौन सी? एक, जिस दिन आपने अपने बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी थी, मतलब सर्विसेज रिकॉर्ड करी थी, और डेट जो, ऑफ पेमेंट हाँ एंड डेट वेरी ऑफ गुड, एंट्री. वेरी गुड, डेट ऑफ पेमेंट. तो मतलब दोनों डेट्स में से पहले कौन सा आ रहा है? देखो कॉमन सेंस है, वो नेक्स्ट मंथ बोल रहे हैं ना. डेट ऑफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ, मतलब जुलाई में अगर आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है तो पेमेंट करेंगे 15 जुलाई. अगस्त में. हाँ, यानी कि आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ, एंट्री. वेरी गुड, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मैंने हाईलाइट किया हुआ है 15 जुलाई. वेरी सिंपल, पढ़ के ही सीधा आंसर याद आ जाता है. चलो सेकंड सेकंड केस पढ़िए अभी आप. सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है? एक्स लिमिटेड मेड एडवांस पेमेंट टू वाई लिमिटेड ऑन 10th जुलाई एंड रिकॉर्डेड द लाइबिलिटी ऑन 15th अगस्त. दोनों में से अर्ली, दोनों में से अर्ली. जुलाई. वेरी गुड. सो माय आंसर विल बी 10th जुलाई, क्योंकि आपको पेमेंट पहले मिली है और आपने बुक्स में रिकॉर्ड 15th अगस्त को किया है, तो दोनों में से अर्ली है आपका 10th जुलाई. ठीक है. चलो, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था रेसिडुअल केसेस भी होते हैं, कुछ वाउचर्स होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जो अबव सेक्शंस में इंक्लूड नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें रेसिडुअल केसेस करके माना जाता है. रेसिडुअल मतलब बच्चे कुछ केसेस, ठीक है, रिमेनिंग केसेस. तो देखते हैं हम लोग. और मैंने आपको वाउचर्स के टाइम पे दो केसेस बताए थे. एक, जब हमारा सिंगल पर्पस के लिए वाउचर इशू होता है, उस दिन की डेट कौन सी होती है? जब आप डेट इशू, सॉरी, वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब आप वाउचर इशू करते हो. और अगर आप मल्टीपर्पस वाउचर है आपके हाथ में, तो जब तक आप रिडीम नहीं करते हो तब तक डेट आपका ऑफ टाइम ऑफ, रिडेम्पशन. हाँ, डेट ऑफ रिडम्पशन विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. चलो, ये रिवीजन भी हो गई. आप क्वेश्चन भी देख लेते हैं. रिलायबल इंडस्ट्रीज अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर इशूड द वाउचर ऑन 10th जुलाई. ध्यान से देखो, ये 10th जुलाई कौन सी डेट है? वाउचर इशू करने की डेट है. ओके. टू देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो जो उनके हाईली हाईली रेकमेंडेड कस्टमर्स है ना, वो वाले कस्टमर, सबको नहीं. ठीक है. फॉर इनेबलिंग देम टू बाय रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम फ्रॉम देयर शॉप, फ्रॉम देयर शॉप. अच्छा, कस्टमर परचेज्ड रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 20 अगस्त, ये डेट ऑफ रिडम्पशन है. रिडम्पशन का मतलब होता है जब आप खरीद रहे हो तो वाउचर को यूज कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिडम्पशन. तो ये वाकई में वही कर रहा है. कस्टमर परचेज कर रहा है रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 20 अगस्त, तो कॉमन सेंस से वाउचर है तो कस्टमर वाउचर तो यूज करेगा ही ना. तो डेट ऑफ रिडम्पशन 20 अगस्त, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर 10th जुलाई. अब आपको मुझे बताना है दोनों में से कौन सी डेट्स, आप दोनों में से कौन सी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट करेंगे. यहाँ पे दोनों डेट को नहीं देखना है, पर इन्होंने जानबूझ के दोनों डेट दी हुई है. क्यों? क्योंकि आपको पहचानना है ये कौन सा केस है. फर्स्ट केस है सिंगल पर्पस वाउचर, सेकंड केस है मल्टीपर्पस वाउचर. बताइए. सिंगल पर्पस. वेरी गुड, वेरी गुड. क्यों सिंगल पर्पस है, उसका रीजन भी बताइए. मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये देखो. आपने कस्टमर को वाउचर क्यों दिया? क्योंकि वो आपसे ही, आपकी शॉप से बाय करेगा. क्या बाय करेगा? रेडीमेड गारमेंट्स. तो ये रेडीमेड गारमेंट तो एक ही सिंगल पर्पस हो गया ना. आपने उनको ऐसे थोड़ी बुलाइए, वाउचर में से आप कुछ भी खरीद सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, या फिर पिकनिक पे जा सकते हैं, खाना पीना खाने के लिए भी, बर्गर खरीदने के लिए भी वाउचर यूज कर सकते हैं, या मेरे शॉप से रेडीमेड गारमेंट खरीदने के लिए भी वाउचर यूज. ऐसा कोई वाउचर नहीं था. ठीक है, सिंगल पर्पस है उसका. रेडीमेड गारमेंट मेरे ही शॉप से खरीद सकते हो, ये वाउचर उसके लिए हेल्प होगा. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सिंगल पर्पस के लिए? कौन सी डेट होती है? 10th जुलाई. डेट ऑफ इशू. वेरी गुड, वेरी गुड, डेट ऑफ इशू. ये देखिए, और इसका रीजन देखो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 10th जुलाई.
और क्यों आपने ये 10th जुलाई को इशू किया, आई मीन टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट किया? क्योंकि सिंस द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल विद द गुड्स। आइडेंटिफाइबल है ना, क्या खरीदोगे वो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये वाला, शॉपर स्टॉप। अब तो नाम सुन के ही समझ में आ गया, शॉपर स्टॉप इज वन स्टॉप शॉप, है ना, वन स्टॉप शॉप है ना ये, यानी कि आपको एक ही दुकान में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है ना, वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, बैग्स भी मिलेंगे, जूते चप्पल भी मिलते हैं, और ड्रेस मटेरियल भी मिलेगा, मतलब बहुत कुछ मिल सकता है, बच्चों के खिलौने मिल सकते हैं। सो एवरीथिंग यू गेट इन वन शॉप। चलो आगे देखते हैं क्या है ये शॉपर स्टॉप स्टोर, अ लार्ज रिटेलर who sells various type of products like ready-made garments, jewelry, cosmetics, fabrics, shoes, etc. देखो कितनी वैरायटी है गुड्स की, मल्टीपर्पज। वेरी गुड हिमांशु। इशूड द वाउचर ऑन 10th जुलाई। ये डेट कौन सी है, डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर टू देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर इनेबलिंग देम टू बाय एनी, ये एनी वर्ड से पता लग गया कि कौन सी डेट उठाकर आंसर में डालनी है। एनी प्रोडक्ट, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, कॉस्मेटिक्स भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, शूज भी खरीद सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट भी खरीद सकते हैं। एनी प्रोडक्ट फ्रॉम देयर शॉप। कस्टमर परचेज्ड रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 20th July 2017. So Supriya has already answered me 20 July, sorry 20 July नहीं आएगा, सॉरी वेरी सॉरी। कस्टमर ने परचेज कभी किए रेडीमेड गारमेंट्स 20 अगस्त, तो आपका डेट ऑफ रिडम्पशन कौन सा है, डे 20 अगस्त। और क्योंकि मल्टीपर्पज वाउचर है इसके लिए आपका डेट ऑफ रिडम्पशन 20 अगस्त विल बी टेकन एज टाइम ऑफ सप्लाई। ये देखिए आपका फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर, जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है 20 अगस्त। यस गुड जॉब, मतलब आपको अभी क्लियर हो रहा है जो भी हमने पढ़ा ना, मतलब आपको अब समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, आपको मैंने पहले ही बताया था, याद होगा आपको, इसके सम्स नहीं आते हैं बट स्टिल क्योंकि हमने पढ़ा है ना तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। अब क्वेश्चन क्या है, 12 सबसेक्शन 6 एंड 13 सबसेक्शन 6 के हिसाब से जब आप लेट पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी चार्ज होती है। तो जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट मिला ना वो दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, सिंपल, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है डेट 1, डेट 2, डेट 3, नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, जिस दिन पे आपको इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, फाइन्स आपको जिस दिन पे मिली है ना उस दिन पे, यस, डेट ऑफ एडिशन इन द वैल्यू। वेरी गुड हिमांशु, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स याद करके रखे हैं, great job. Mr. X being a supplier receives the consideration in the month of September 2017 instead of the due date of July 2017. अब सपोज मैं ना मिस्टर एक्स की कस्टमर हूँ, मुझे पेमेंट कब करनी चाहिए थी, मेरी ड्यू डेट क्या थी पेमेंट की, जुलाई, लेकिन मुझे ना लेट हो गई, मैंने अगस्त में भी पेमेंट नहीं किया, जुलाई में भी पेमेंट नहीं किया, तो मुझे सितंबर में मैंने उनको बोला आप पेमेंट ले लीजिए, अब मेरे पास कैश जमा हो गई है, तो मैंने उनको 2 महीना लेट पेमेंट किया ना, इसीलिए फॉर सच डिले, क्योंकि मैंने लेट पेमेंट किया तो ही इज एलिजिबल टू रिसीव एन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 1000। उन्होंने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया ना, अच्छा इंटरेस्ट कब लिया, एंड द सेड अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 15th December 2017। उन्होंने मुझसे ये इंटरेस्ट 1000 का कब लिया, 15th December 2017। क्या आप बता सकते हैं आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? Yes, date on which payment received by supplier. Very good, Himanshu. So your final answer will be 15th December. Time of supply कब होगा, जब ये इंटरेस्ट का पेमेंट सप्लायर को रिसीव होगा। वेरी गुड, हिमांशु हैज रिटन वेरी क्लियरली date on which payment received by supplier and that is 15th December 2017. Yes, Rinku has also answered. Good job.
ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम ऑफ सप्लाई 15 दिसंबर है, तो जीएसटी लाइबिलिटी कब होगी? जीएसटी लाइबिलिटी का मतलब आप गवर्नमेंट को जीएसटी कब भर के आएंगे? लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या होगी? ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई 15 दिसंबर है तो जीएसटी की लाइबिलिटी डेट क्या होगी? चलो, लेट मी सी हु आंसर्स। कम ऑन। 15th दिसंबर, यस, रिंकू हैज आंसर्ड। 15th दिसंबर अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई है तो जीएसटी लाइबिलिटी विल बी 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दिसंबर का नेक्स्ट मंथ जनवरी, ड्यू डेट 2020, so the GST liability will be, नहीं हिमांशु, आपने गलत लिखा है, 20 डेज इन एडिशन नहीं, आप गलत बोल रहे हो। अगर 10th दिसंबर होगा तो, अगर आप 20 डेज इन एडिशन बोल रहे हो ना, तो 10th दिसंबर का 30 दिसंबर हो जाएगा, जो आंसर गलत है। हिमांशु एक मिनट अनम्यूट कीजिए, आप मुझे बताइए 20 डेज इन एडिशन कैसे बोल रहे हैं आप? 10th, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं टाइम ऑफ सप्लाई अगर 10th दिसंबर है तो आपके हिसाब से जो आपने आंसर दिया है वो 20 डेज इन एडिशन है, मतलब 10th दिसंबर का आंसर 30 दिसंबर होगा, जो कि रॉन्ग है। यस, साविनय ने आंसर प्रॉपर दिया, नेक्स्ट मंथ की 20 डेट। हिमांशु आपने आंसर रॉन्ग दिया है, एमसीक्यूज में आंसर रॉन्ग नहीं चलेगा। इतना सिंपल होने के बाद भी आप इतना रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? मैं कल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट मंथ का 20 डेट, मैंने 20 डेज ऐड करने के लिए कहीं पे भी नहीं बोला, कहीं पे नहीं बोला मैंने। क्या बोला मैंने? अगर, चलो अभी आप आंसर्स दो। अगर 2 जुलाई टाइम ऑफ सप्लाई है, लेट मी सी हु आंसर्स। 2 जुलाई टाइम ऑफ सप्लाई है तो जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगी, कौन सी डेट पे होगी? व्हाट विल बी द डेट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी टू बी रेमिटेड टू द गवर्नमेंट? 20 अगस्त। वेरी गुड साविना, वेरी गुड। रिंकू ने भी आंसर किया, गुड जॉब। मतलब जुलाई में 20 डेज ऐड नहीं करने आपको। हिमांशु अभी क्लियर है ना? आपने अगर 20 डेज ऐड किए तो वो हो जाएगा 23 जुलाई, जो कि आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट मंथ की 20 डेट मतलब अगस्त 20। वेरी गुड जॉब, अब आपको क्लियर हुआ। तो 15 सितंबर होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप मुझे बताएं 15 सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई है तो जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगी? 15 सितंबर अगर टाइम ऑफ सप्लाई है तो जीएसटी लाइबिलिटी टू बी रेमिटेड टू द गवर्नमेंट कौन सी डेट होगी? कम ऑन, 15 सितंबर का लाइबिलिटी डेट क्या होगा? 20 अक्टूबर। वेरी गुड, यस, गुड जॉब। अभी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, है ना? चलो अभी तो क्लियर हुआ ना? अभी देखो आंसर मैंने लिखा हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई इसका होगा 15 दिसंबर, ये क्वेश्चन का। ओके, अगर क्योंकि 15 दिसंबर टाइम ऑफ सप्लाई है तो ड्यू डेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? 20 जनवरी। दैट मीन्स ऑलवेज द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज 20th डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब डेट कौन सी? 20, मंथ कौन सा? नेक्स्ट। मैं ना 20 डेट जो बोल रही हूँ ना वो ड्यू डेट है, उसके पहले भी आप भर सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद भरोगे ना जीएसटी गवर्नमेंट को तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? तो हमारा ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पूरा हुआ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो, क्लियर है? यस, ओके। एक मिनट, किसने डाउट पूछा है चैट बॉक्स में? रिंकू, इफ 20 जनवरी इज द पेमेंट रिसीव डेट देन 20 फरवरी इज टैक्स पेमेंट डेट होगा ना? वो तो पेमेंट, राजा अब आप कौन सी केस की बात कर रहे हो? देखो 20 जनवरी पेमेंट रिसीव हुआ तो वो गुड्स वाला केस है, सर्विसेज वाला केस है, रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, पहले वो तो बता दो मुझे।
टाइम ऑफ मेरी बात समझो रिंकू, पेमेंट डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट। आपका टाइम ऑफ सप्लाई 20 जनवरी होगा ना, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी डेट होगा 20 फरवरी। आपने लिखा है 20 जनवरी, अगर पेमेंट रिसीव्ड होगा तो पेमेंट रिसीव्ड के साथ तो 3-4 डेट्स और होंगी ना, अगर गुड्स है तो, सर्विसेज है तो। रिंकू समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा ना, टाइम ऑफ सप्लाई पे आपका डिपेंड करेगा ड्यू डेट ऑफ लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन चेंज करके पूछेंगे तो मैं समझूंगी भी। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, 20 जनवरी अगर टाइम ऑफ सप्लाई है तो ड्यू डेट 20 फरवरी होगा, तो यस, ड्यू डेट टू ड्यू डेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी 20 फरवरी होगा। ओके, ठीक है ना? सो अभी आप मुझे बताओ कुछ डाउट है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। Place of supply is our next chapter. I hope you understand why place of supply is important, because we need to understand if it is intrastate or interstate, and therefore with the help of this, if we understand it is intrastate, SGST and CGST will be applicable, or UTGST and CGST will be applicable. If it is interstate, then IGST will be applicable. So therefore, to understand the place of supply is also crucial. It is very, very important to understand the place of supply. Otherwise, you will not be able to understand which type of tax will be applicable. Okay. Place of supply is segregated into 4 categories. And these 4 categories, we have to, according to these 4 categories, we will study about place of supply. One is movement of goods, another one is no movement of goods, third one is goods supplied on vessel or conveyance, and fourth one is import or exports. Rinku has answered me in the chat box, because it is destination based tax. Very good, Rinku. Because it is destination, and therefore we need to understand which place the goods are supplied to. And therefore, because it is destination, therefore place of supply is very, very important. Okay, so one by one, all these 4 points we will cover and our chapter will be done. This much is in your syllabus, so we are going to cover this much. Place of supply when there is a movement of goods. See, listen very, very carefully. If there is a movement of goods, movement means आपके गोडाउन में से निकल के वो गुड्स जा रहे हैं आपके सप्लाई, आपके रेसिपिएंट के पास जो खरीद रहे हैं गुड्स। ठीक है, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, whether by supplier or by the recipient or any other person, then जहाँ पे वो गुड्स को डिलीवरी हो रही है, that will be the place of supply. See, आंसर क्या दिया हुआ है? लोकेशन ऑफ द गुड्स when the movement of goods terminates, मतलब मूवमेंट हो गई, और फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। क्यों मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि आपको ये रेसिपिएंट के गोडाउन तक, ऑफिस तक, शॉप तक ये गुड्स को पहुंचाना था। तो जहाँ पे गुड्स ये पहुंचे हैं वो आपकी लोकेशन, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू द रेसिपिएंट। जब आप सेलर हो, आप अपने गुड्स बेच रहे हो रेसिपिएंट को ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। आप किसी और पर्सन के बोलने पर, अभी कोई थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? एजेंट भी तो हो सकता है, या फिर सामने वाला कंपनी हेड ऑफिस भी तो हो सकता है जो बोलेगा मेरी ब्रांच में गुड्स बेचो। तो जो हेड ऑफिस वाला डायरेक्टर है वो थर्ड पर्सन है, और जो रेसिपिएंट है वो ब्रांच का मैनेजर हो सकता है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना थर्ड पर्सन के नाम पे। बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और सम अदर वे। मतलब आप गुड्स को मूव करके, मतलब आप अपने गोडाउन से निकाल कर बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? आप अपने रेसिपिएंट को बेच रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे। अब ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट इज अज्यूम्ड दैट थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स
एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। अब मैंने किसके डायरेक्शन पे गुड्स को भेजा था, थर्ड पर्सन की, तो जहां थर्ड पर्सन रहता है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, चाहे गुड्स वहां गए हैं नहीं गए हैं, पर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जहां थर्ड पर्सन रहता है। डोंट वरी, एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने हर एक चीज का एग्जाम्पल रखा है और वो एग्जाम्पल्स आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैं नोट्स अलग से नहीं दे रही हूँ, ये ही चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर हैं, प्लीज ध्यान से सुनो। अब देखो एग्जाम्पल 1, ये देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटीज के मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं। देखो 4 क्वेश्चंस है, नहीं 5 है, टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ इसके ऊपर, मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर राज ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में, sells 10 TV sets, 10 TV sets to Mr. विजय ऑफ द नागपुर। नागपुर भी कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, अब टीवी क्या होता है, मूवेबल गुड्स, मतलब आप अपने गुड्स को उठाकर गोडाउन में से निकालकर नागपुर के कस्टमर को भेज रहे हैं, मतलब ये मूवमेंट वाला गुड्स हो गया। अच्छा, अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर ये गुड्स जा रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेस्टिनेशन। ये गुड्स कहाँ जाके पहुंच रहे हैं, कहाँ जाके पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, तो ये गुड्स कहाँ जाके पहुंच रहे हैं, इसका डेस्टिनेशन क्या है, नागपुर, तो प्लेस नागपुर। ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, नागपुर। अच्छा, पहला आंसर ये कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जैसे ही आपको पता लग गया प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर है, तो आप मुझे बताएंगे, देखो 2 चीजें होती है, फिर से ध्यान से सुनेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों की मदद से हमको पता चलता है टाइप ऑफ टैक्स विच विल बी लेविएबल। लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब जहां सप्लायर बैठा है, सप्लायर मतलब बेचने वाला, बेचने वाला कहाँ है, महाराष्ट्र, खरीदने वाला कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई, महाराष्ट्र, बेचने वाला मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई, और खरीदने वाला मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। आई बात समझ में, जब लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है, सेम विद इन द स्टेट, तो SGST एंड CGST विल बी एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स वो यूनियन टेरिटरी होगा तो SGST के जगह पे UTGST एप्लीकेबल होगा। ओके, और अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों आउटसाइड द स्टेट है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट, आउटसाइड द स्टेट, तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, IGST एप्लीकेबल होगा। अब आप में से मुझे कौन बताएगा लोकेशन ऑफ सप्लाई कौन सा है, मेरे इस एग्जाम्पल नंबर 1 में लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ है, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ है, यस, ये है ना आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई, मुंबई, मुंबई इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई। लोकेशन मतलब कहाँ से गुड्स निकल रहे हैं, कौन गुड्स बेच रहा है, मिस्टर राज जो मुंबई में है, वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं, वो होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, नागपुर। आई बात समझ में, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर, बोथ आर इन महाराष्ट्र, मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट है तो कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होगी, CGST एंड SGST विल बी एप्लीकेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल्स 30 TV sets to Mr. विनोद ऑफ बैंगलोर which comes in कर्नाटक। महाराष्ट्र, मुंबई क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लाई, बैंगलोर क्या है, बैंगलोर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी गुड, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेरी गुड, क्योंकि ये गुड्स कहाँ जाके पहुंच रहे हैं, बैंगलोर, सो बैंगलोर सिटी विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि कर्नाटक स्टेट में आती है। अब महाराष्ट्र लोकेशन ऑफ सप्लाई के अंदर आते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई में कर्नाटक, मतलब 2 अलग अलग स्टेट्स आ गए ना। जब आउटसाइड द स्टेट आप बेच रहे हो तो IGST विल बी एप्लीकेबल। ये हम किसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट केस, कर्सर को देखो मेरे,
इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, बस एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। डिलीवरी टू थर्ड पार्टी एज पर द इंस्ट्रक्शन, ये वो वाला केस है। मतलब कौन सा वाला केस है? ये सेकंड थर्ड वाला। पार्टी। हाँ जी, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में याद रखो, थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां होगा ना, अज्यूम किया जाएगा कि ये गुड्स वहीं जाके पहुंच रहे हैं, चाहे वहां नहीं जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, पर थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो थर्ड पार्टी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, पहले मैंने रूल समझाया, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ। आनंद इन लखनऊ buys goods from Mr. Raj in Mumbai, who is in Maharashtra. The buyer requests the seller. अब देखो, बायर मतलब आनंद जो लखनऊ में है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सेलर को, मिस्टर राज जो मुंबई में है, टू सेंड द गुड्स टू नागपुर। सुनो बड़े ध्यान से, आनंद लखनऊ में है लेकिन वो बोल रहा है मेरा ना एक ब्रांच है नागपुर में, तो प्लीज मिस्टर राज को बोल रहा है प्लीज आप मेरे ये जो गुड्स मैं जो आपसे खरीदने वाला हूँ ना, वो है ना आप नागपुर के मेरे एक ब्रांच मैनेजर को दे दो, क्योंकि मेरा वो ब्रांच है ना, वहाँ पे एक मैनेजर है, वो आपसे ये सारे गुड्स ले लेगा, आप वहां पर भेजिए। तो अब आपको लगेगा कि मिस्टर राज भी मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में, और गुड्स जा रहे हैं नागपुर में। नहीं, रॉन्ग। ये गुड्स किसने ऑर्डर किए? आनंद ने। आनंद कहाँ है? लखनऊ। ये थर्ड पार्टी है ना, एक्चुअली गुड्स नागपुर में जा रहे हैं, पर इट इज अज्यूम्ड दैट गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू लखनऊ। ये मैंने पहले ही आपको सिखाया। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्यों? बिकॉज इन दिस केस इट विल बी अज्यूम्ड दैट बायर इन लखनऊ हैज रिसीव्ड द गुड्स, क्योंकि ऑर्डर तो उसने ही किया ना। तो लखनऊ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड बिकॉज गुड्स लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई, मतलब महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लखनऊ, मतलब यूपी। तो दो अलग अलग स्टेट्स हो गए। जब दो अलग अलग स्टेट्स हो जाते हैं तो आपके ऊपर कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होती है? आईजीएसटी। तो मतलब दो आंसर्स आपको देने होते हैं इसमें, एक प्लेस ऑफ सप्लाई और एक आईजीएसटी। एमसीक्यू बनकर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसा आएगा ये देखो, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, ये जो मैंने हाईलाइट किया, दिस विल बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आई कैन आस्क यू टू थिंग्स, स्टेट द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी लेविएबल। तो चार ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन टिक करना है। लखनऊ एंड आईजीएसटी, नागपुर एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऐसे चार ऑप्शंस होंगे। सो यू हैव टू टिक लखनऊ एंड आईजीएसटी। ओके, सो मतलब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, it is not that कि same question आएगा, but it's just an idea so that you can at least understand the questions and their types to be asked in the form of MCQs. अभी ये देखो, सेलर महाराष्ट्र में, ये ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी को चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बनाकर दिया है। सेलर महाराष्ट्र में, बायर यूपी में, बायर ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप मेरे सारे गुड्स है ना थर्ड पार्टी को दीजिए जो नागपुर में है, ठीक है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? यूपी, और लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, therefore IGST will be applicable. Okay, next, receiver take the goods to X factory. ध्यान से सुनना, मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में है, गेट्स एन ऑर्डर ऑफ 100 टीवी सेट्स। गेट्स एन ऑर्डर मतलब अभी सप्लाई करेगा, वो जिसको ऑर्डर मिलता है वो सप्लाई करता है ना, वो टीवी सेट्स बनाकर, मतलब मिस्टर राज ऑफ मुंबई सप्लायर है। Gets an order of 100 TV sets from Sales Heaven Limited of Chennai, Tamil Nadu. Tamil Nadu state है, Chennai city है। Sales Heaven mentions that, Sales Heaven मतलब कौन? जो खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? 100 टीवी सेट्स। किससे? मिस्टर राज से, जो कि मुंबई में है। सेल्स हेवन ने मेंशन किया that it will arrange its own transportation and take the TV sets from Mr. Raj X Factory. अब जो सेल्स हेवन है ना, जो तमिलनाडु में है, चेन्नई में, उन्होंने ना बोला कि हम अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेंगे और सारी की सारी टीवीज है ना आपके एक्स फैक्ट्री से हम खुद ले जाएंगे, हम खुद ले जाएंगे। तो अभी ध्यान से देखो, ये हम खुद ले जाएंगे तो भी क्या है, जा तो चेन्नई में ही रहे ना गुड्स,
बेशक वो अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेंगे, पर महाराष्ट्र से गुड्स निकलकर चेन्नई नहीं जाएंगे ना। इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, चेन्नई, और लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है, मुंबई। जब लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई है और प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई है, मतलब दो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये पिक्चर सिर्फ आपको इजीली समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। महाराष्ट्र से गुड्स जा रहे हैं, सेलर महाराष्ट्र में है, बायर रिसीव्स द गुड्स महाराष्ट्र के अंदर ही। अभी देखो स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं कि बायर ने गुड्स खरीदे तो महाराष्ट्र के अंदर ही ना, पर वो लेके तो जा रहे हैं ना चेन्नई, अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके। मतलब गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है, चेन्नई। बेशक उसने महाराष्ट्र में आके खरीदा, पर फाइनल डेस्टिनेशन तो चेन्नई है ना, क्योंकि चेन्नई में वो रहते हैं ना। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 5, ये ई कॉमर्स का है। मतलब जैसे ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन अमेजोन और मिंत्रा, है ना, ये सब हमने एग्जाम्पल्स पहले डिस्कस किए हैं। फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स के बिजनेस के जो आउटलेट्स हैं, ये वो उनकी बात चल रही है। यस साहिल, बताइए साहिल, यू वर सेइंग समथिंग। साहिल, okay, anyways, Mr. Raj of Mumbai, आई नो साहिल टाइम हो गया है, लेट मी जस्ट कंप्लीट। अभी देखो बाकी ना थोड़ी सी स्लाइड्स ही बाकी हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करके हम फिनिश ऑफ करेंगे। ओके, प्लीज आज का दिन कोऑपरेट करो, बिकॉज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो मेरा आधा बर्डन कम हो जाएगा। एंड देन वी विल बी हैविंग 3 और 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 3 और 4 चैप्टर्स होंगे जो हमारे पेंडिंग होंगे। तो एटलीस्ट 10 दिसंबर तक जो मेरे को टारगेट दिया हुआ है वो मेरा पूरा हो जाएगा। प्लीज आज का दिन कोऑपरेट करो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज। चलो देखो मिस्टर राज, आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आना आप मुझे तब बोलिए, मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आप प्लीज तब मुझे बताइए कि नहीं समझ आ रहा। मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र orders a mobile from Amazon to be delivered to his mother in Lucknow, मतलब जो यूपी में आता है, एज अ गिफ्ट। ध्यान से सुनो, मिस्टर राज कहाँ है, मुंबई में, अमेजोन से मोबाइल ऑर्डर कर रहा है और एड्रेस कौन सी डाली है मोबाइल पहुंचाने की, लखनऊ की। उनकी मॉम वहां पे रहती है। मेशस एबीसी, एबीसी कौन है, अमेजोन का डीलर, ऑनलाइन सेलर है ये, रजिस्टर्ड इन गुजरात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ से गुड्स निकल रहे हैं, ये लोकेशन ऑफ सप्लाई है गुजरात। प्रोसेसेस द ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर को प्रोसेस किया एंड मोबाइल को लखनऊ में सेंड कर दिया। किसके बिल के नाम पे, मिस्टर राज के नाम पे बिल बनाया, ठीक। अब इसमें थर्ड पार्टी है कि नहीं है, आप मुझे आंसर दीजिए, इसमें थर्ड पार्टी है कि नहीं है, क्या मुझे कोई आंसर देगा। बहुत सिंपल है, देखो दो ही केसेस होते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स में दो केसेस होते हैं, विदाउट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो इसमें थर्ड पार्टी। हाँ, इसमें तो थर्ड पार्टी है, क्योंकि राज बोल रहा है अमेजोन को जो गुजरात में है, राज कह रहा है कि ये लखनऊ में गुड्स पहुंचाने, जबकि राज कहाँ रहता है, मुंबई में। तो मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई ना। जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो थर्ड पार्टी की एड्रेस, जो थर्ड पार्टी का प्लेस होता है, वो ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ये वाला पढ़ा था ना, थर्ड पार्टी वाला, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 से सिमिलर करता है, यानी कि इट विल बी अज्यूम्ड दैट बायर इन द मुंबई हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। आईजीएसटी क्यों, क्योंकि राज कहाँ है, मुंबई में, और ऑनलाइन सेलर कहाँ है, गुजरात। ऑनलाइन सेलर मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई, जहाँ से गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ पे जाके गुड्स पहुँच रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम गुड्स तो लखनऊ पहुँच रहे हैं, लेकिन नहीं, ऑर्डर किसने किया था ये गुड्स को, राज ऑफ मुंबई। तो अज्यूम किया जाएगा कि प्रिंसिपल प्लेस राज की मुंबई है और वो ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यही तो हमने रूल्स में पढ़ा। तो दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुजरात एंड मुंबई, देयरफॉर आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। कौन भरेगा, मुंबई आईजीएसटी भरेगा।
किसको भरेगा? गुजरात के सेंट्रल गवर्नमेंट को, गुजरात के मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी पहुंचेगी और गुजरात के कस्टमर को थोड़ा सा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे गुजरात के गवर्नमेंट को पहुंचाती है। आईजीएसटी का रूल ये होता है, गुजरात ने सप्लाई किया ना तो गुजरात को टैक्स मिलनी चाहिए, लेकिन आईजीएसटी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोर्शन अमाउंट डिसाइड करके उतना निकाल कर गुजरात के गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाती है। ठीक है, ये एनीवेज ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन की थी। अब ये तो हो गया मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब आते हैं नो मूवमेंट। नो मूवमेंट, जब मूवमेंट नहीं होती है गुड्स की, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इधर बाय सप्लायर और रेसिपिएंट, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है गुड्स की। अच्छा, तो लोकेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मतलब जिस टाइम पे ये डिलीवरी हुई थी वो लोकेशन, तब की लोकेशन वो ली जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए आप सिर्फ रूल समझिए। अच्छा, सब इसमें ना दूसरा एक और केस है। कभी कभी देखो हम एसी खरीदते हैं, एयर कंडीशन खरीदते हैं, या जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदते हैं। जब वो मशीन्स खरीदते हैं ना तो वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। इंस्टॉल किए बिना आप कभी भी वो मशीन्स यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे एयर कंडीशन आपके घर पे। तो गुड्स को जब ये असेंबल और इंस्टॉल करना पड़ता है ना साइट पे, अगर वैसे गुड्स हैं तो जहां पे इंस्टॉल किया है दैट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी सिंपल, कितना इजी है। आगे एग्जांपल में देखते हैं। सेल्स हेवन ऑफ चेन्नई ओपन्स अ न्यू शोरूम। ओपन्स, बट ध्यान से देखना, हाँ इसमें नो मूवमेंट नहीं हो रही है गुड्स की, क्योंकि शोरूम में जो भी शोरूम है उसको आप उठाकर थोड़ी कहीं और उसको बेचोगे, नहीं बेचोगे ना। हाँ, लेकिन शोरूम किसी के टाइटल पे आप दे सकते हो, किसी को बेचकर दे सकते हो, वो अपना ब्रांच चला सकता है वहां से अपनी जगह पर बैठकर, लेकिन उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर थोड़ी जा सकता है। शोरूम को कोई लेके जा सकता है क्या? तो ऐसे गुड्स होते हैं नो मूवमेंट। सेल्स हेवन लिमिटेड चेन्नई में है, उन्होंने न्यू शोरूम ओपन किया इन बैंगलोर। ध्यान से देखो, उनका कंपनी किधर है? सेल्स हेवन का, चेन्नई में, लेकिन उन्होंने शोरूम कहाँ ओपन किया? बैंगलोर में। अच्छा, इट परचेजेस अ बिल्डिंग फॉर शोरूम फ्रॉम एबीसी रियल्टर्स, जो कि बैंगलोर में है। बैंगलोर में एक कंपनी है एबीसी करके, उनसे उन्होंने बिल्डिंग खरीदा। वैसे तो बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगती है, लेट मी टेल यू। अभी वो तो बहुत मतलब आपके सिलेबस के बहुत आगे है, पर अभी हम जनरल क्वेश्चन एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी, किसने खरीदी? जो चेन्नई में कंपनी बैठी है। किससे खरीदी? बैंगलोर में से एक कंपनी है एबीसी कंपनी, उनसे आपने बिल्डिंग खरीदी क्योंकि आपको शोरूम बनाना था। अच्छा, बिल्डिंग के साथ साथ क्या खरीदा? वर्क स्टेशंस, प्री इंस्टॉल्ड वर्क स्टेशंस, मतलब बने बनाए वर्क स्टेशंस। प्री इंस्टॉल्ड हम बोलते हैं वेल फर्निश्ड हाउस, वैसे ही प्री इंस्टॉल्ड वर्क स्टेशंस मतलब कंप्यूटर्स, टेबल, नेटवर्क कनेक्शंस, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड देयर, मतलब कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नेचुरली बैंगलोर। बैंगलोर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ, नो मूवमेंट है ना, गुड्स मूव नहीं हो रहे हैं। आप बेचने वाला कहाँ है? बैंगलोर। खरीदने वाला बेशक चेन्नई में है, लेकिन वो खरीद कौन सी जगह के लिए रहा है? शोरूम बैंगलोर के लिए। तो बैंगलोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हिमांशु, आपने बोला ना पहली वाली स्लाइड रिपीट करो, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना वो बिल्कुल इससे सूट हो रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, मतलब वो ही लोकेशन जहां के लिए आपने गुड्स को डिलीवर किया। गुड्स को डिलीवर किया ना आपने, आप एबीसी रियल्टर्स हो, आप सप्लायर कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो शोरूम। कौन सी जगह के लिए सप्लाई कर रहे हो? लोकेशन क्या है? बैंगलोर। मतलब बैंगलोर में ही सेटअप करना है शोरूम। खरीदने वाला चेन्नई में है, लेकिन शोरूम सेटअप कहाँ हो रहा है? बैंगलोर। और बेचने वाला भी कहाँ है? बैंगलोर, विद इन द स्टेट, सेम स्टेट। बैंगलोर मतलब कर्नाटक ना,
तो कर्नाटक इज विद इन द स्टेट ना, देयरफॉर CGST एंड SGST विल बी एप्लीकेबल। हिमांशु क्लियर है कि फिर से रिपीट करूं ये वाला स्लाइड? Yes, ma'am. Clear. हाँ, अब जो अब है ना, इसका एग्जाम्पल भी आएगा, डोंट वरी। इसका मतलब है जहां आपने गुड्स को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एयर कंडीशन खरीदते हो तो आप इंस्टॉल किए बिना यूज नहीं कर सकते हैं ना, ये वो एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। एनीवेज, सपोज आप कोई गुड्स बैंगलोर से खरीद रहे हैं और आप मुंबई में हैं, और बैंगलोर में आपका एक ब्रांच है, तो बैंगलोर से खरीद रहे हैं, बैंगलोर में ही ब्रांच है, आप वो गुड्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंस्टॉल मतलब जैसे आपने अपनी फैक्ट्री के लिए एयर कंडीशन खरीदा, तो उसको इंस्टॉल करना है, तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई देखी जाएगी कि कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। कहाँ इंस्टॉल हो रहा है? बैंगलोर का बैंगलोर में ही, देयरफॉर CGST एंड SGST विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके कितने टाइप्स हो गए ये देखिए, नो मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया, ये देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले एग्जांपल्स हो गए, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले एग्जांपल्स हो गए। अब हम देख रहे हैं गुड्स सप्लाइड ऑन वेसल और कन्वेयंस, और लास्ट है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बहुत इजी है ये, तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि कितना इजी है। अब जब मैं वेसल और कन्वेयंस की बात करूँ, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है वेसल और कन्वेयंस क्या होता है। वेसल मतलब जैसे जैसे शिप, जैसे प्लेन एयरक्राफ्ट से जा रहा है, जैसे ट्रेन, जैसे मोटर व्हीकल रोडवे से जा रहा है, तो वेसल मतलब कौन क्या मोड क्या यूज कर रहे हो आप गुड्स को ट्रांसफर करने का एक जगह से दूसरी जगह, आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो। मोड मतलब कौन सी चीज यूज कर रहे हो कि गुड्स को आप बेच सको एक जगह से दूसरी जगह पे। अब अगर सप्लाई देखो तो क्या है, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हो, तो कौन सी चीज यूज करते हो? एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन, ट्रेन, मोटर व्हीकल, शिप एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में अगर ऐसा केस होगा, तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ध्यान से, हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मैंने ये नहीं बोला जहां गुड्स पहुंच रहे हैं, जहां पे गुड्स आपने बोर्ड में चढ़ाए थे, ट्रेन में चढ़ाया, प्लेन में चढ़ाया, ठीक है, मतलब कहाँ से आपने ये गुड्स को बोर्ड में इंस्टॉल किए, चढ़ाए, ठीक है, वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अजय इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय एयर। अब समझो मिस्टर अजय है, वो ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से दिल्ली तक बाय एयर, प्लेन से। ही परचेजेस कॉफी एंड स्नैक्स वाइल ऑन प्लेन, मतलब जब वो प्लेन में था ना, तो उसने कॉफी और स्नैक्स खरीदा खाने के लिए। द एयरलाइंस इज रजिस्टर्ड इन बोथ मुंबई एंड दिल्ली, दोनों जगह वो रजिस्टर्ड है। अब ध्यान से देखना, हाँ, ये रजिस्टर्ड क्यों, ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों बताइए कि ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये इसलिए बताइए कि वो जहाँ रजिस्टर्ड होते हैं ना, वहीं से ही वो ये कॉफी स्नैक्स को लोड करते हैं। लोड मतलब भरे जाते हैं प्लेन में, कि कोई कस्टमर आएगा तो फिर बीच में थोड़ी हम प्लेन को थोड़ी आई मीन रुका कर गुड्स को खरीद कर फिर बेच सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जहाँ से प्लेन शुरू होता है ना, यूजुअली वो वहां से सारे गुड्स को लोड कर देते हैं पहले से, कॉफी स्नैक्स खाना पीना सब पहले से ही लोड कर देते हैं। तो अभी प्लेन कहाँ से टेक ऑफ हुआ? मुंबई से, मतलब अंडरस्टूड है कि मुंबई में ही प्लेन को आई मीन सॉरी कॉफी स्नैक्स वगैरह वगैरह सारे प्लेन में लोड किए गए थे। मेरा है ही वो ना, प्रॉब्लम ही मेरा वो है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन at which goods are taken on board। यहाँ पे goods का मतलब है कॉफी एंड स्नैक्स। कॉफी एंड स्नैक्स मेरे वो गुड्स हैं जो मैंने लोड किए थे। बोर्ड मतलब प्लेन, यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में बोर्ड मतलब प्लेन, प्लेन में मैंने ये गुड्स कहाँ से लिए थे? मुंबई, देयरफॉर मुंबई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड CGST एंड SGST कैसे पता चलेगा? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या था? मुंबई, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई, मतलब CGST एंड SGST। क्लियर है सबको? आगे बढ़े,
Come on, give me quick answers. Yes, no. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Next. Next question. Mr. Ajay is traveling from Mumbai to Chennai by air on behalf of his company Ram Gopal and Sons, registered in Bangalore. कहीं पे भी registered हो, मुझे क्या मतलब, मैं तो मुंबई से चेन्नई तक ट्रैवल कर रही हूँ ना, ये वो एग्जाम्पल है. In the plane he purchases lunch. The airline is registered in both the places Mumbai and Chennai. सेम केस है. मैंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? मुंबई, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई. अभी प्लेन से ट्रैवल कर रहे तो अंडरस्टूड है प्लेन थोड़ी बीच में रुकेगा. तो जो मैंने लंच खरीदा वो लोड कहाँ पे? गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. गुड्स आर लोडेड इन मुंबई. ये लंच का जो खाना वाना जो भी है, पानी वानी, कॉफी चाय पानी, ये सब कुछ कहाँ पे लोड किया गया? मुंबई में. अब सीधा चेन्नई में जाके रुकेगी फ्लाइट, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. देयरफॉर CGST and SGST is applicable. Next. Mr. Vinod is traveling to Mumbai via train. ध्यान से देखो. Mr. Vinod is traveling to Mumbai via train. The train starts at Delhi. Train start कहाँ से हुई? Delhi. Stops at certain stations before Mumbai. See, before reaching to Mumbai, train stops at certain stations, a few stations. तो विनोद ने क्या किया? विनोद ने बोर्ड किया ट्रेन को वडोदरा से, गुजरात से. विनोद ने ट्रेन में बोर्ड किया कहाँ से? गुजरात से. मतलब चढ़ा कभी वो ट्रेन में? वडोदरा, मतलब गुजरात. एंड प्रॉम्प्टली मतलब ऑन द स्पॉट, प्रॉम्प्टली परचेजेस लंच ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड मतलब ट्रेन में. बोर्ड करते ही, ट्रेन में जाते ही उसे लंच खरीद लिया. मतलब लंच कहाँ से खरीदा? एक्चुअली तो गुजरात से खरीदा ना. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना. द लंच हैज बीन बोर्डेड इन दिल्ली. लेकिन मुझे गुजरात से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? ये लंच जो है बोर्ड कहाँ किया गया था? प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो मैंने चीज खरीदी ना, चीज मतलब गुड्स, गुड्स मेरे लिए क्या है? लंच. लंच जो मैंने खरीदा ये ट्रेन में बोर्ड कभी किया गया था, लाया कभी गया था? कहाँ से लाया गया था? दिल्ली से. लंच हैज बीन बोर्डेड इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई थी ना, तो इन्होंने दिल्ली में ही सारा लंच ट्रेन में भर दिया. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली. क्लियर है इतना सबको? क्लियर है? Yes, ma'am. यस. सो दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई. देखो, दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी होता है. देयरफॉर CGST and UTGST विल बी एप्लीकेबल. प्लीज नोट, दिल्ली का दिल्ली. आप लोग हमेशा की आदत होती है बच्चों की SGST लिख के आते हैं, पर उनका ये ध्यान नहीं होता है कि कुछ 9 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी लिस्ट में, तो वो 9 की 9 यूनियन टेरिटरीज में आती है, इसीलिए टैक्स भी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लेता है. ओके. लास्ट, मैंने आपको बोला ना छोटा ही चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा. बस ये लास्ट के 2 स्लाइड्स हैं एंड देन वी विल बी डन विद द चैप्टर. बहुत इजी है ये. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो मैं अभी तक आपको 10 बार बता चुकी हूँ. सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें बताना इम्पॉर्टेंट है. हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, जिससे IGST पता चलता है, CGST पता चलता है, एक्सेट्रा. इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इन द प्लेस ऑफ सप्लाई, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो इंडिया में, ध्यान से सुनो, हमारा GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, इसीलिए इंपोर्ट्स के ऊपर GST लगता है, एक्सपोर्ट के ऊपर GST नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब डेस्टिनेशन इंडिया नहीं है ना, इसीलिए. ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुकी हूँ. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया विल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर. वेरी सिंपल. जहां आपने इंपोर्ट किया, आप इंपोर्ट मतलब मैंने US से खरीदा, मैंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, मैंने UK से खरीदा, मैंने दुबई से खरीदा, कहाँ से खरीदा वो इम्पोर्टेंट नहीं है. कौन खरीद रहा है, वो कहाँ रहता है, वो इम्पोर्टेंट है. मैंने खरीदा, मैं रहती हूँ मुंबई में, कहाँ से खरीदा? US से खरीदा.
तो मैं रहती हूँ मुंबई में, मतलब गुड्स कहाँ आए, आए मतलब डेस्टिनेशन, गुड्स कहाँ पर गए हैं, मुंबई में गए हैं, मतलब लोकेशन कौन सी है, मुंबई की है इंपोर्टर की, इंपोर्टर मतलब जो खरीद रहे हैं, तो इंपोर्टर की लोकेशन जो होगी ना वो होगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। गुजरात वाला कस्टमर खरीद रहा है यूएस से, तो गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नागपुर वाला कस्टमर खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो नागपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? देखो 3-4 एग्जांपल्स तो मैंने बैठे बैठे दे दिए, यही एमसीक्यूज में इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, अब गुड्स जा रहे हैं, एक्सपोर्टेड मतलब इंडिया से जा रहे हैं, उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। कहाँ जा रहे हैं गुड्स? यूके जा रहे हैं, तो यूके विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ जा रहे हैं गुड्स? दुबई जा रहे हैं, दुबई होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि एक्सपोर्ट्स पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीरो रेटेड जीएसटी है, और जीरो रेटेड क्यों रखा गया है उसको? क्योंकि जीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और उसका डेस्टिनेशन इंडिया से बाहर है, इसके लिए ये लॉजिक है इसका। तो इंपोर्ट के टाइम पे जीएसटी लगती है, हाँ बिल्कुल लगती है, और मैंने आपको समझाया था आईजीएसटी लगती है। ठीक है, अब ये लास्ट के 2 एग्जांपल्स हैं एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। Miss Nalini imports school bags from China. China is outside India. Import कर रही है, import मतलब खरीद रही है। अच्छा, मालिनी का शॉप है, शॉप के लिए वो बैग्स खरीद रही है, और शॉप किधर है? मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। वेरी सिंपल। मतलब ये गुड्स कहाँ आ रहे हैं? चेन्नई से निकले, कहाँ आए? चेन्नई, आउटसाइड इंडिया। कौन से जगह पर ये गुड्स आ रहे हैं? इंडिया, मतलब कहाँ? मुंबई। अच्छा, दो अलग अलग, इसको ऐसे अज्यूम करो दो अलग अलग स्टेट्स हैं, एक्चुअली तो ये दो अलग कंट्रीज हैं, पर उसको ऐसा ट्रीट करो ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं। जब दो अलग अलग स्टेट्स होती तो कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होती है? आईजीएसटी। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां गुड्स आए। कहाँ गुड्स आए? मालिनी के पास, इंपोर्टर के पास। मालिनी कहाँ है? मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई। जीएसटी एप्लीकेबल? आईजीएसटी। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट। मिस अनीता जो कि कोलकाता में है, वो गुड्स को बेच रहे हैं। कौन से गुड्स को? इंडियन परफ्यूम्स। वो अपने शायद घर पे परफ्यूम्स बनाते हैं, और वो बेच रहे हैं यूके। यूके में एक कंपनी है, उनको बेच रहे हैं। अब ये तो एक्सपोर्ट वाला आइटम हो गया। अच्छा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यूके। लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ये देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन आउटसाइड इंडिया मींस यूके। एंड जीएसटी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जीएसटी में? एग्जम्प्टेड। क्यों एग्जम्प्टेड? बिकॉज एक्सपोर्ट मतलब गुड्स इंडिया में कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स। इंडिया में गुड्स कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो डिड यू फाइंड दिस चैप्टर इजी? कोई डाउट है Yes, तो ma'am. पूछो। मैम सेकंड इंटरनल्स का आप क्वेश्चन आज सेंड करोगे? हाँ जी बिल्कुल, आज ही सेंड करूँगी। आई विल सेंड इट अप टू 3:30, तो कल आपके पास 3:30 तक टाइम है। आज 3:30 से कल 3:30 तक आपके पास पूरा 24 आवर्स होंगे, और कल 3:30 के बाद जो भी मुझे सबमिट करेगा वो मुझे गूगल क्लासरूम खुद ही बताएगा कि ये लेट सबमिशन है, और उसके लिए आप देख लेना, आपकी मार्क्स को आपको बियर करना है। ठीक है, so make sure by tomorrow 3:30 you are sending your assignments. Is that very clear? Place of supply is not included in your internals, second internals. For second internals 4 chapters are included: introduction, levy and collection, and supply, concept of supply, and time of supply. Okay, so we are done with place of supply, and with
I mean, when I will have my next lecture, I will start with value of supply. That is also very small chapter. And then we will be having 3 more chapters. छोटे छोटे होंगे, don't worry. Okay. So see you in the next lecture. Please keep revising and don't forget to send your assignments on Google Classroom before 3:30 tomorrow. बेटा असाइनमेंट देखोगे ना, समझ जाएगा रिंकू, डोंट वरी. या तो शॉर्ट नोट होगा या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, है ना. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो जैसे सॉल्व करना सिखाया है मैंने आपको वैसे सॉल्व करना है, और अगर शॉर्ट नोट होगा तो शॉर्ट नोट के टाइप में लिखना है. नोटबुक में लिखिए और फोटोज निकालकर, पिक्स निकालकर अपलोड कीजिए क्लासरूम पर. ओके बेटा, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. ओके मैम अभी आप पोस्ट कर आपका आवाज क्रैक हो रहा है बेटा. सपना, आर यू स्पीकिंग? I cannot hear you because your voice is cracking. हाँ, मैं ये कौन सा PDF मयंक? कौन सा PDF बेटा? I cannot hear you Mayank. Can you guys hear him? No. आप कैसे भी फोटोज निकालो ना, फोटोज निकाल कर सबमिट करो. ओके